स्वागत है आपका वायरल डॉक्टर की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी एंड ट्रीटमेंट ऑफ एमएसएस के बारे में। एमएसएस कैसे होती है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है उस मेडिसिन का, और वो किस किस रिसेप्टर पे कैसे कैसे काम करती हैं और वॉमिटिंग को रोकती हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारे ब्रेन में जो हायर ब्रेन सेंटर होता है उस पे या तो पेन की वजह से, जिसकी वजह से लाइक जैसे किडनी स्टोन की पेन हो गई, उसकी वजह से सीवियर पेन होती है जिससे कि वॉमिटिंग होती है। इमोशन की वजह से, जैसे छोटे बच्चे रोते रोते वॉमिटिंग कर देते हैं, या किसी इमोशन की वजह से वॉमिटिंग कॉज होती है, मैटिक रिफ्लेक्स बोलते हैं जिसे, वो भी हायर ब्रेन सेंटर के थ्रू ही होता है। रिपल्सिव स्मेल या रिपल्सिव साइट, इनकी वजह से भी अगर वॉमिटिंग कॉज होगी तो वो हायर ब्रेन सेंटर द्वारा ही होगी। इन चारों के द्वारा जो भी सिग्नल क्रिएट होगा या कॉज होगा वो डायरेक्टली वॉमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करेगा, जो कि मेडुला ओब्लंगाटा में पड़ा होता है। वो आगे चल के मैटिक रिफ्लेक्स कॉज करेगा और स्टमक को एक्टिवेट करके वॉमिटिंग कॉज करवाएगा। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसी वॉमिटिंग सेंटर के साइड पे एक और सेंटर पड़ा होता है जिसे बोलते हैं CTZ सेंटर, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन। अगर कोई साइटोटॉक्सिक एजेंट ब्लड के थ्रू CTZ सेंटर के पास पहुंचा, ये CTZ सेंटर ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर होता है, और CTZ सेंटर जो ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर होता है, इसकी वजह से ये मोस्ट परमिएबल होता है कि जो साइटोटॉक्सिक एजेंट होते हैं उनको ब्लड में ईजिली परमिएट करवा देता है और ईजिली जो आगे चल के वॉमिटिंग कॉज करते हैं। साइटोटॉक्सिक एजेंट CTZ के पास आया, ये CTZ सेंटर एक्टिवेट करेगा वॉमिटिंग सेंटर को, और वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट करेगा आगे चल के मैटिक रिफ्लेक्स के थ्रू स्टमक के पास कंटेंट जो है वो सिग्नल जाएगा, जिसकी वजह से अब 6 जो है वो प्रोसेस शुरू होंगे जो बॉडी के नॉर्मल मैकेनिज्म है। उसमें सबसे पहले लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स होगा, एपिग्लॉटिस को वो क्लोज कर देगा ताकि कोई भी कंटेंट एक्सपायर होकर लंग्स में निमोनिया कॉज ना करे। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इंक्रीज इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होगा और बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो स्पेस है वो इंट्राअब्डोमिनल जो स्पेस है वो कम हो जाएगी, इसकी वजह से ये बढ़ जाएगा, और ऑटोनॉमिक चेंजेस होंगे जैसे कि टैकिकार्डिया वगैरह। अब हमारे स्टमक में पिट्स होते हैं, वो पिट्स कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, और उनमें से एक सेल होता है एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स। ये सेल रिलीज करता है सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन जो आगे रिस्पॉन्स करेगा साइटोटॉक्सिक एजेंट के तरह 5-HT3 रिसेप्टर पे। अब ये पिट्स हैं और इसी के पास स्टमक के साथ अटैच होती है 10th वेगल नर्व, जो कि आगे चल के सिग्नल देगी VC सेंटर को। अब यहाँ पे भी 5-HT3 रिसेप्टर हैं। जैसे ही कोई टॉक्सिन हमारे फूड के थ्रू या कोई पॉइजन हमारे फूड के थ्रू आएगा स्टमक में, वो साइटोटॉक्सिक एजेंट रिलीज करेगा, जिसकी वजह से पिट्स के एंटेरोक्रोमोफिन सेल के थ्रू 5-HT3 रिसेप्टर को सिग्नल देगा। वेगल नर्व आगे ये सिग्नल VC सेंटर तक ले जाएगी। VC सेंटर के थ्रू ये रिसेप्टर आगे चल के ये सिग्नल रिसेप्टर के थ्रू स्टमक को जाएगा, जिससे कि वॉमिटिंग जो है वो हो जाएगी। अब इनके ऊपर काम करने वाली ड्रग्स जो हैं उसके बारे में देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इनके रिसेप्टर के बारे में है कि याद रखते हैं कि रिसेप्टर कौन कौन से हैं और किस किस सेंटर पे पड़े हुए हैं। तो BC सेंटर पे हिस्टामिनिक रिसेप्टर और मस्करेनिक रिसेप्टर होते हैं, जिनकी ड्रग्स होती हैं। हिस्टामिनिक जो रिसेप्टर हैं उसका ब्लॉकर जो है वो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स होती हैं। उनमें से सबसे बेस्ट मेडिसिन जो होती है एंटीएमेटिक्स वो है प्रोमेथाजीन। ये मोशन सिकनेस पे काम करती है और मॉर्निंग सिकनेस पे ये काम करती हैं।
मस्करेनिक रिसेप्टर जो होते हैं उस पे काम करने वाले जो एंटागोनिस्ट होते हैं उसका नाम है हायोसिन। CTZ सेंटर पे जो काम करते हैं वो 5-HT3 ब्लॉकर करते हैं या D2 रिसेप्टर ब्लॉकर करते हैं। अब उनमें से 5-HT3 रिसेप्टर जो ब्लॉकर हैं वो मोस्ट कॉमन ड्रग होती हैं, उसका नाम है ऑन्डनसेट्रॉन। अब ये जो ऑन्डनसेट्रॉन है ये कीमोथेरेपी के टाइम जो साइटोटॉक्सिक एजेंट रिलीज होते हैं तब आगे चल के वॉमिटिंग कॉज करते हैं इस सिग्नल के थ्रू। ऑन्डनसेट्रॉन इस सिग्नल को ही ब्लॉक कर देती है जिसकी वजह से यहाँ पे सिग्नल नहीं जाएगा और वॉमिटिंग रुक जाती है। अब 5-HT3 रिसेप्टर हमने कहाँ देखे थे? स्टमक के पास वेगल नर्व में। अब साइटोटॉक्सिक एक तो ब्लड के थ्रू यहाँ पे पहुँचा और दूसरा 5-HT3 जो है वो टॉक्सिन या पॉइजन के जो सब्सटेंस है वो भी साइटोटॉक्सिक एजेंट रिलीज करेंगे, वो भी यहाँ पे काम करेंगे और आगे चल के इसको ब्लॉक करेंगे। तो अगर कोई पॉइजन या कुछ ऐसा कंटेंट जिसमें साइटोटॉक्सिक एजेंट होते हैं और जिसकी वजह से हमें वॉमिटिंग लगती है तो डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करते हैं उनमें? ऑन्डनसेट्रॉन। तो दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट, या तो किसी साइटोटॉक्सिक एजेंट की वजह से जो कि कीमोथेरेपी के टाइम पे प्रोड्यूस होगा वो 5-HT3 ब्लॉकर के लिए हम ऑन्डनसेट्रॉन देंगे, या फूड के कंटेंट के द्वारा कोई टॉक्सिन आया तो हम उसको ब्लॉक करने के लिए 5-HT3 ब्लॉकर ऑन्डनसेट्रॉन देंगे। रिमेंबर दैट। D2 रिसेप्टर CTZ सेंटर पे ही होता है। इसको जो मेडिसिन ब्लॉक करने के लिए दी जाती हैं वो सिमिलर होती हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की तरह ही। एजाइन ग्रुप की मेडिसिन होती हैं, ये 3 तरह की होती हैं। पहली प्रोक्लोपेराजिन या क्लोरपेराजिन जो कि कीमोथेरेपी के टाइम पे या रेडिएशन के टाइम पे जो वॉमिटिंग होगी उसको ब्लॉक करेंगी, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट ये सेडेशन कॉज करती हैं। दूसरी ड्रग्स मेटाक्लोप्रामाइड जो होती है वो यूज़ करते हैं हम D2 रिसेप्टर ब्लॉक के लिए, और ये कीमोथेरेपी के टाइम या रेडिएशन के टाइम पे जो इमेसिस होती है उसको ब्लॉक करती है। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये GIT की मोर्टेलिटी को इंक्रीज कर देती हैं। तीसरी कैटेगरी की मेडिसिन है डोपेरिडोल या हेलोपेरिडोल। ये शिजोफ्रीनिया के टाइम पे जो वॉमिटिंग कॉज होती है उसको ब्लॉक करने के लिए हम यूज़ करते हैं या उसको रोकने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है जो कि एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट होता है। इसको आप दूसरी किसी वीडियो में या इंटरनेट से स्टडी कर लें। अब ये हो गया हमारा नॉर्मली कंटेंट जो हम एमएसएस में देखते हैं। एक और तरह की एमएसएस होती है जो आमतौर पे लेडीज़ में देखने को मिलती हैं या किसी ओल्ड एज पर्सन में देखने को मिलती हैं, जैसे कि मोशन सिकनेस या मॉर्निंग सिकनेस या फिर हाई पिच साउंड की वजह से मोशन सिकनेस होता है। अब क्या होता है कि जैसे ही मोशन सिकनेस की वजह से या हाई पिच साउंड की वजह से सिग्नल जाएगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू, इंटरनल ईयर में जो लेब्रिंथ होता है, लेब्रिंथ हेल्पफुल होता है मेंटेन के लिए। किस चीज़ के लिए? इक्विलिब्रियम के लिए या बैलेंस के लिए। जैसे ही इक्विलिब्रियम अनबैलेंस हुआ, वेस्टिबुलर कॉक्लियर जो 8th नर्व होती है उसके द्वारा ये सिग्नल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस को जाएगा जो कि CTZ सेंटर को सिग्नल देगा और एमेटिक रिफ्लेक्स वॉमिटिंग करवाएगा। उसके साथ साथ ये 10th वेगल नर्व के थ्रू फिर CTZ को सेंटर को भेजेगा, जिसकी वजह से आगे चल के वॉमिटिंग कॉज होती रहेगी। और ये जो CTZ सेंटर है, पहले हमने बात करी है कि ये किसको सिग्नल देगा? VC सेंटर को, और VC सेंटर के थ्रू ही मैसेज रिफ्लेक्ट होगा और जिसकी वजह से वॉमिटिंग बार बार होगी जब तक वो टॉक्सिन बाहर एक्सपेल आउट ना हो जाए। तब यहाँ पे वेस्टिबुलर जो न्यूक्लियाई होते हैं उस पे 2 फिर रिसेप्टर होते हैं, हिस्टामिनिक रिसेप्टर या मस्करेनिक रिसेप्टर। लेकिन यहाँ पे मोशन सिकनेस के टाइम हम मस्करेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर बहुत कम देते हैं, इसलिए हम हिस्टामिनिक ब्लॉकर ही देते हैं जिसमें प्रोमेथाजीन होती है, जिसका ब्रांड नेम एवोमाइन है। तो
एवोमाइन 25 mg उस पेशेंट को हम देते हैं ताकि हिस्टामिनिक रिसेप्टर ब्लॉक हो जाए और आगे चल के CTZ सेंटर, VC सेंटर और इमेसिस ना हो पाए। लेकिन प्रोमेथाजीन अगर बड़ों में देंगे तो 25 mg की टैबलेट आती है। सिरप में छोटे बच्चों के लिए फनर्गन एक है सिरप जिसमें 5 mg कंटेंट होता है, वो 1 टीस्पूनफुल तक दे सकते हैं। अब प्रोमेथाजीन हिस्टामिनिक ब्लॉकर है तो इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट क्या है कि ये सेडेशन कॉज कराएगा। तो जिस भी पेशेंट को मोशन सिकनेस होते हैं उस पेशेंट को डॉक्टर पहले ये पूछता है इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने से कि तुम आगे ड्राइव तो नहीं कर रहे हो, अगर ड्राइव कर रहे हो तो नहीं करनी, क्योंकि इस मेडिसिन को देने के बाद सेडेशन कॉज होगी। तो ये था हमारा पैथोफिजियोलॉजी एंड ट्रीटमेंट ऑफ एमेसिस। इसमें दो चीज़ें जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमने क्या देखी कि अगर कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर से कंप्लेंट करेगा कि मुझे वॉमिटिंग हुई है। अगर तो टाइम पास वाला डॉक्टर हुआ तो उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन सीरियस नोट पे जो डॉक्टर है वो आपको एक चीज़ ज़रूर पूछेगा कि कुछ खाने की वजह से वॉमिटिंग हो रही है या किसी ट्रैवल की वजह से वॉमिटिंग हो रही है। या पेशेंट खुद बताएगा कि मुझे कुछ खाने के बाद वॉमिटिंग हुई है या कुछ ट्रैवल करने के बाद वॉमिटिंग हुई है। अगर तो कुछ खाने के बाद वॉमिटिंग होती है तो इट मीन्स उससे टॉक्सिन प्रोड्यूस हुए हैं, तो हम 5-HT3 ब्लॉक कर देंगे, यानी कि ऑन्डनसेट्राम देंगे। ये 4 mg, 8 mg, 16 mg ड्रग्स के तौर पे मार्केट में अवेलेबल हैं। वोमिकाइंड ब्रांड नेम से ये आती है, वोमिकाइंड 4, 8 ऐसे करके आती है। ये था टॉक्सिन की वजह से। अगर मोशन सिकनेस की वजह से हुआ है तो हम हिस्टामिनिक ब्लॉक कर देंगे, जो कि है प्रोमेथाजीन। और अगर D2 रिसेप्टर देंगे तो उसमें प्रोक्लोपेराजिन, क्लोरप्रोमाजिन, मेटोक्लोप्रोमाइड, डोपेरिडोल और हेल्पेरिडोल देंगे, जो कि D2 रिसेप्टर पे काम करेंगी। और जो हायर ब्रेन सेंटर है उसमें एक मेडिसिन दी जाती है जो कि हायोसिन होती है, वो मस्करेनिक रिसेप्टर होती मस्करेनिक रिसेप्टर पे वर्क करती हैं। मतलब VC सेंटर पे भी हम दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो हायर ब्रेन सेंटर की अगर प्रॉब्लम्स होती है उसमें देते हैं पेशेंट को। लेकिन इसकी वजह से एंटी कोलिनर्जिक सिंड्रोम हो जाता है, जिसकी वजह से ये ड्रग बहुत कम दी जाती है। और एंटी कोलिनर्जिक सिंड्रोम हो गया तो बॉडी का सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।